हेलो स्टूडेंट्स, आज बघेल फिजिक्स क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। हालांकि आज के क्लास में तो केवल मैं आपको वेक्टर का एडिशन ही पढ़ाऊंगा। ठीक, वेक्टर्स को ऐड करना यानी वेक्टरों को जोड़ने का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन। भाई वेक्टर होता क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, कोई वेक्टर क्वांटिटी यानी कोई सदिश राशि होती है जिसको आप एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर का एडिशन स्केलर क्वांटिटी के एडिशन जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर आपसे कोई कहा जाए, कहता है कि 5 + 10 कितना होगा, तो 5 एक नंबर है, नंबर मीन्स स्केलर, तो 5 + 10 हमेशा 15 होगा। लेकिन अगर एक वेक्टर है 5 सेंटीमीटर लंबा और दूसरा वेक्टर है 10 सेंटीमीटर लंबा, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि इनका जो एडिशन है वो हमेशा 15 ही आए। 15 भी आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनकी डायरेक्शन पर। तो सदिश राशियों का योग, वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन है, ये थोड़ा अलग मेथड से होता है। ठीक, और इसको सीखेंगे हम लोग दो मेथड्स। एक इसका ग्राफिकल मेथड यानी फिगर बनाकर, ग्राफिकल मेथड, या इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। हिंदी में से हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड बोल रहे हैं अगर आप, तो हिंदी में ज्यामिति विद बोलेंगे। ग्राफिकल मेथड बोल रहे हैं तो आप जानते हैं ग्राफी विद बोलेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ग्राफिकल मेथड द्वारा हम लोग वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपको ये 3 वेक्टर दिए गए हैं। हम लोग सिर्फ अभी मेथड सीखेंगे आराम से, जब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2 वेक्टर ए और बी दिए गए हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर क्या होता है? कोई सदिश राशि होगी, कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसको आपने एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया होगा। तो 2 वेक्टर ए और बी हैं। ठीक, इनकी लेंथ और डायरेक्शन फिगर में मेंशन है और आपसे कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, यानी हमें इन दोनों वेक्टरों का एडिशन करना है। तो देखिए तरीका क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, वो हम लोग जानते हैं। जरा यहाँ पर आराम से देखेंगे। अच्छा, नोट्स में ये आपको नहीं मिलेगा, इसको आपको दिमाग में ही रखना है। और कोई बच्चे को अगर लगता है कि वो दिमाग में नहीं रख पाएगा तो रफ में नोट भी कर सकता है। 1-2 बार आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप वो तैयार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले हम कोई एक वेक्टर खींचेंगे। खींच हम किसी को भी सकते हैं, पहले किसी को भी पहले खींचने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हम कोई एक वेक्टर खींचेंगे जितना लंबा दिया गया हो और जिस डायरेक्शन में दिया गया हो। तो पहले हमने यहाँ पर वेक्टर ए को ड्रा किया, जितना लंबा और जिस डायरेक्शन में दिया गया हो, इधर दिया गया हमने बना दिया। ठीक, लेंथ जो भी वो बताया 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर उतना लंबा बना लेना आप भी। ठीक, अब इसमें बी को हमें ऐड करना है। तो एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपको पहले के हेड से दूसरे का टेल मिला के खींच देना है। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल मिला के खींच दीजिए, जितना लंबा और जिस डायरेक्शन में दिया गया हो। लेंथ वो क्वेश्चन बताएगा आपकी, जो भी इतनी बताया 6 बताया तो 6 सेंटीमीटर लंबा खींचना, और डायरेक्शन भी ये दी गई है। ठीक, तो हमने ए के हेड से बी का टेल मिलाते हुए खींच दिया, जितना लंबा और जिस डायरेक्शन में दिया गया। डायरेक्शन वो आपको एंगल से बताएगा। ठीक, क्वेश्चन में, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक, तो हम ये कहते हैं हमने ए में बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जानते हैं क्या होगा, यानी इन दोनों का एडिशन क्या होगा। हम पहले वेक्टर के टेल को आखिरी के हेड से मिलाएंगे। अच्छा याद देखिए, अगर आप 2 वेक्टर जोड़ रहे हैं इसका मतलब आप 2 सदिश राशियां जोड़ रहे हैं। ठीक, और वेक्टर में यानी सदिश में सदिश जोड़ेंगे तो जो आएगा क्या वो अदिश हो जाएगा? नहीं होगा, उसमें भी डायरेक्शन तो होगी। तो सदिश में सदिश जोड़ेंगे तो सदिश ही आएगा, वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे वेक्टर आएगा। ठीक, यानी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक, वास्तव में फोर्स में फोर्स ही जुड़ता है और फोर्स में फोर्स जुड़ के क्या आएगा, फोर्स से आएगा। ठीक, तो पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिला देते हैं और हेड पॉइंट की ओर एरो लगा देंगे ऐसे। ठीक, ये जो नया वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट हिंदी बोलते थे परिणामी वेक्टर। परिणामी माने इन दोनों का ये योग है। यहां पर आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए थी, तो 2 वेक्टर को जोड़ने पे क्या आता है, एक नया वेक्टर आता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने पे क्या आएगा, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर जो है ये इन दोनों का योग होगा। अब कोई ये कहे कि सर ए वेक्टर 5 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर था, तो क्या ये आर वेक्टर 11 सेंटीमीटर होगा? नहीं होगा। मैंने बताया आपको कि ये
स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियों का योग नहीं है कि 5 और 6 11 होता है, हमेशा 11 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं ये 5 है, ये 6 है, निश्चित रूप से ये 11 नहीं होगा। तो ये वेक्टरों को जोड़ने का मेथड होता है। इसमें दो वेक्टरों का रिजल्टेंट ये है और ये तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, तो इसे लोग कहते हैं ये वेक्टरों को जोड़ने का त्रिभुजी विधि है, वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुजी विधि, ठीक, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो सिंपल है, एक वेक्टर खींचा, उसके हेड से हमने दूसरे का टेल मिलाते हुए खींचा, ठीक है। तुमने कहा पहले वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ दिया। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाइए और हेड पॉइंट की ओर एरो लगाइए। जो नया वेक्टर बन गया है यही वेक्टर इन दोनों का योगफल वेक्टर है, यही इन दोनों का एडिशन वेक्टर है। इसे हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट बोलते तो एस से दिखा रहे हैं, सॉरी आर से दिखा रहे हैं, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना था, आप कह रहे हैं आर वेक्टर उसके बराबर है, तो इसी आर को स्केल से नाप लेंगे। आप जानते हैं वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर की लेंथ क्या डिनोट करती है, मैग्नीट्यूड। तो इस आर वेक्टर को हम स्केल से नाप लेंगे, वो इन दोनों के योगफल का, ए और बी के योगफल का परिमाण हो जाएगा। और ये एंगल मेजर कर लेंगे, ये जितना भी मान लीजिए 30 डिग्री है तो लिख देंगे इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए से 30 डिग्री के एंगल पर है। दोनों चीज आपको बतानी पड़ेंगी। लेंथ मेजर की तो वो इन दोनों के योगफल का परिमाण आ गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एंगल बताएंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है बिल्कुल, ठीक। चलिए ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग इधर। सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए इस बार हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस बार हमारे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। 3 वेक्टर ए बी सी दिखाए गए हैं और आपसे कह रहा है कि हमें फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इन तीनों वेक्टर्स का हमें एडिशन करना है। कैसे करेंगे, मेथड देखिए। मेथड इसका ये है वही, इस बार हम क्या करेंगे, पहले कोई एक वेक्टर खींचेंगे, फिर से ए वेक्टर खींचा। पहले आप किसी को भी खींच सकते हैं, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस खाली हम कोशिश करते हैं कि पहले वो वेक्टर खींचे जो हॉरिजॉन्टल हो या लगभग हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो इससे फिगर थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो पहले हमने वेक्टर ए खींच लिया, लेंथ वो आपको देगा, उतना लंबा आप खींच लीजिएगा जो भी सवाल में बताए। फिर इसके हेड से बी का टेल मिलाते हुए खींचेंगे, जितना लंबा और जिस डायरेक्शन में दिया गया हो। तो ए में बी तो ऐड हो गया, लेकिन अब बी में सी जोड़ना है, तो क्या करेंगे भाई, बी के हेड से सी का टेल मिलाते हुए खींच लेंगे। बी के हेड से सी का टेल मिलाते हुए खींच लिया, तो ए में बी और बी में सी हमने जोड़ दिया। जब तीनों आपस में जुड़ गए तब इन तीनों का योग क्या होगा, इन तीनों का एडिशन क्या होगा। पहले वेक्टर के टेल को आखिरी के हेड से मिलाएंगे, पहले वेक्टर के टेल को आखिरी के हेड से मिलाया, हेड पॉइंट की ओर एरो लगाया, ये आ गया इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। और यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा, आर वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी आर वेक्टर इन तीनों का एडिशन वेक्टर है। तो आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू चाहिए थी, तो इक्वेशन बता रही है कि आर वेक्टर उसके बराबर है। तो आप इसी आर को स्केल से नाप लेंगे, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों को जोड़ने पर जो आया उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 3 वेक्टर जोड़े तो आएगा वेक्टर ही आएगा, ठीक। तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया नापने पर जो आएगा। और ये एंगल मेजर कर लेंगे तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। मान लो इसको नापने में 5 सेंटीमीटर आया और ये एंगल मान लीजिए 42 डिग्री आया, तो आप आंसर लिखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण 5 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, और वो वेक्टर ए से 42 डिग्री के एंगल पर है। समझ में आ गई बात, ठीक। अब इसमें देखिए 3 वेक्टर चूंकि जोड़ने थे, तो वो 3 वेक्टर और रिजल्टेंट मिलकर ट्राइंगल तो बना नहीं रहे, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुजी विधि। जब 2 वेक्टर जोड़ेंगे तो 2 वेक्टर और रिजल्टेंट मिलकर क्या बनाएगा, ट्राइंगल, तो उसे त्रिभुजी विधि बोलते हैं, इसे बहुभुजी विधि बोलते हैं। इंग्लिश में उसे ट्राइंगुलर मेथड बोलते हैं, इसे पॉलीगन मेथड बोलते हैं, ठीक। वेक्टरों को जोड़ने का पॉलीगन मेथड, ठीक। तो हमने इसको अपना नाम दे रखा है, इसे हमने नाम दे रखा है हेड-टेल मेथड। किसी से कहेंगे नहीं, ठीक है, कि इसको हेड-टेल मेथड से जोड़ दो, तो कहेगा ये कौन सा मेथड है। ये नाम हमने इसलिए दे दिया हेड-टेल मेथड क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक हेड से दूसरे का टेल मिलाते हैं।
फिर दूसरे के हेड से तीसरे का टेल मिलाते हैं, अगर कोई चौथा वेक्टर है तो तीसरे के हेड से चौथे का टेल मिलाते हैं, यानी एक के हेड से दूसरे का टेल मिलाकर खींचते चले जाते हैं। ठीक, और जब सब जोड़ देते हैं तो आखिरी में पहले वेक्टर का टेल आखिरी के हेड से मिलाते हैं और हेड पॉइंट की ओर क्या करते हैं, एरो लगाते हैं हमेशा। तो ये इन सभी वेक्टर जिनको हम जोड़ रहे हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। समझ में आई बात? ठीक, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया हेड टेल मेथड। ठीक, आपस में समझने के लिए हेड टेल मेथड नाम दे दिया। ठीक, बाकी अगर देखा जाए तो बुक्स में इसे ट्रायंगुलर मेथड से पॉलीगन मेथड बोलते हैं। ठीक, मेथड तो एक ही है। ठीक, अच्छा अगर यहाँ भी देखें तो ये एक तरह से ट्रायंगुलर मेथड ही है। अच्छा कोई अगर आपसे कहता है, थोड़ा ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई कहता है 2 + 3 + 5 कितना आएगा, तो आपने कहा सर 10 आएगा। कैसे जोड़ा? आप पहले इनको ऐड करते हैं, इन दोनों का एडिशन क्या आया 5, 2 को जोड़ा और जो आया इनका रिजल्टेंट उसमें इसको जोड़ दिया, 10 आ गया। लेकिन हम ये भी तो कर सकते थे कि पहले इसको जोड़ देते, तो 5 और 3 8 और उसमें इसको जोड़ देते, यानी किन्हीं 2 को पहले जोड़ा जाए और उसके बाद जो आया रिजल्टेंट उनका उसमें तीसरे जोड़ दिया जाए। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी वही किया गया है। अगर आप देखें ए वेक्टर के हेड से बी का टेल मिलाया, ठीक, तो ए में आपने बी जोड़ दिया। अब देखिए अगर हम ए के टेल को बी के हेड से मिलाएं, ध्यान दीजिए, ए के टेल को बी के हेड से मिलाएं अगर ये, तो ये वेक्टर जो मैंने उधर सिखाया था इसको हम अगर आर डैश वेक्टर कहें तो ये आर डैश वेक्टर बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? भाई ए और बी का ये रिजल्टेंट हुआ, तो यहाँ पर आर डैश वेक्टर जो होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो इन दोनों को जोड़ने पर ये आया। अब इसके साथ सी जोड़ लें तो देखिए इसमें सी तो जुड़ा हुआ है, ये आर डैश वेक्टर है और आर डैश के हेड से सी का टेल मिला खींचा हुआ है। ठीक, और फिर ये पहले आर डैश के टेल को सी के हेड से मिला रहा है, तो ये रिजल्टेंट किसका हुआ? आर डैश और सी का, आर डैश और सी का। ठीक, तो यहाँ आर वेक्टर बराबर है आर डैश वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पर आर डैश वेक्टर खुद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो जब तुम इसकी जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखोगे तो आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को जोड़ा, ये आया, फिर इसमें इसको जोड़ा, लेकिन ये बीच वाला स्टेप हम यहाँ क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाते नहीं हैं, तो हमारा काम थोड़ा कम हो गया। तो ये पॉलीगन मेथड देखें तो अगर एक तरह देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर मेथड ही है। ठीक, ट्रायंगल मेथड वेक्टर्स एडिशन का। समझ में आ गई बात? ए में बी जोड़ेंगे ये आएगा और उसमें सी जोड़ दिया, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक, तो बीच वाला स्टेप गायब कर दिया, ए में बी फिर बी में सी जोड़ के ये रिजल्टेंट आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, जो बात मैंने बताई, क्योंकि ये आपके उसमें नहीं दिया गया है नोट्स में, तो अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट घर में एक बार रिवाइज करने के लिए। अच्छा इसमें देखें कुछ बच्चे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। जो पहली बार वेक्टर पढ़ते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हाई स्कूल में ही हम लोग को वेक्टर पढ़ाया जाता था अच्छा खासा। पहले 3 लेक्चर में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ये सब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके होते थे, लेकिन अभी क्या है, हाई स्कूल में वेक्टर नहीं पढ़ाया था, बस शायद आपने खाली वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। मान लीजिए कुछ लड़के ये कहते हैं कि सर मान लीजिए इसमें एक चौथा वेक्टर डी और होता कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, और उसकी डायरेक्शन और लेंथ ऐसी होती कि मान लीजिए हमने ए वेक्टर खींचा, फिर इसके हेड से बी का टेल मिलाते हुए खींचा, ठीक, फिर बी के हेड से सी का टेल मिलाते हुए खींचा हमने ऐसे। अब डी भी है तो डी को भी जोड़ना है, तो सी के हेड से जब डी का टेल मिला के खींचते हैं तो मान लीजिए डी की डायरेक्शन और लेंथ ऐसी होती कि जब उसको हम डी को यहां से खींचते तो इसका हेड बिल्कुल ए के टेल पर आ जाता। तो जब यहां हमने 4 वेक्टर जोड़ने थे, जब चारों जोड़े तो आप कहते हैं कि पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाएंगे, लेकिन यहां जहां पहले का टेल है वहीं आखिरी का हेड है, तो पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाते और हेड पॉइंट की ओर एरो लगाते, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यहां रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहां रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इसका आंसर तो आपको खुद ही मिल गया। आप कह रहे हैं जब पहले का टेल जहां है वहीं आखिरी का हेड है, तो यहां पर रिजल्टेंट तो बन ही नहीं रहा। अब रिजल्टेंट नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां इन चारों वेक्टरों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई रिजल्टेंट बना ही नहीं, इन चारों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यानी 4 सदिश हमने जोड़े
और परिणामी जो है वो क्या है, 0 है, रिजल्टेंट 0 है। वास्तव में कायदे से हालांकि कॉमनली हम लोग इसको यहाँ 0 लिखते रहते हैं, पर ज़्यादा करेक्ट ये है कि हम इसको क्या लिखें, 0 वेक्टर। इसीलिए 0 वेक्टर आपको बताया गया था, ठीक है, नल वेक्टर, शून्य वेक्टर। ठीक, क्यों 0 वेक्टर लिखना? 0 वेक्टर का मतलब होता है इसका होता 0 ही है, लेकिन नियम ये है कि अगर सदिश राशियाँ जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी सदिश होगा। तो 0 तो एक नंबर है, वो तो स्केलर हो गया। ठीक, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर अगर 0 लिखें, हालांकि लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट क्या है, ज़्यादा करेक्ट है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का परिमाण क्या होता है, 0 ही होता है। तो एक तरह से दिखा तो 0 ही है, लेकिन ऊपर एरो बना दिया जिससे पता लग रहा कि इन 4 सदिशों को जोड़ा गया तो आया क्या, आया वो भी वेक्टर ही है, और वो नल वेक्टर है, शून्य वेक्टर है। शून्य वेक्टर कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ जो रिजल्टेंट बन रहा है वो डॉट ही तो है भाई, पहले का टेल जहाँ है वही आखिरी का हेड। तो अगर तुम पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाओगे तो एक डॉट ही तो बनेगी, यहाँ पर ऐसे लाइन तो बनेगी नहीं। क्लियर हो गई बात, आपको सबकी समझ में आ गई बात? तो ये ग्राफिकल मेथड समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल। तो आपका ग्राफिकल मेथड हो जाएगा, प्रोसीजर आपने सीख लिया, फिर जब आप इसके सवाल लगाएंगे तो खुद ही अपने आप ये आपको यूज टू हो जाएंगे आप इससे। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर लंबा, वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर लंबा, ये उसकी लेंथ दे रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है, और किसी वेक्टर की लेंथ दे रहा है यानी उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऊपर से एरो हटा दो या मॉड ले लो। तो हमने यहाँ पर ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड मतलब ए का परिमाण नोट कर रहे हैं, कितना है उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है दूसरा वेक्टर बी है 4 सेंटीमीटर लंबा, तो ये भी उसका परिमाण ही दिया गया मैग्नीट्यूड, तो मॉड बी 4 सेंटीमीटर हो गया। हिंदी मीडियम के जो बच्चे कुछ टर्म को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करा करें, ठीक है, क्योंकि आगे सारी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में ही होनी है, तो इंग्लिश से धीरे धीरे यूज टू हूँ। बस केवल आप 11th और 12th ही आपको हिंदी में मिलेगा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। तो जैसे परिमाण है तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है। और हमसे कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमें इन दोनों वेक्टरों का ऐड करना है, एडिशन करना है। तो ए वेक्टर तो पता है 5 सेंटीमीटर लंबा है, पर किस डायरेक्शन में ये नहीं पता। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए की डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब वेक्टर बी खींचेंगे तो ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। और जब किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते हैं तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल बना देंगे, क्षैतिज। ठीक, तो एक वेक्टर ए हमने पहले 5 सेंटीमीटर लंबा खींच लिया ऐसे क्षैतिज। अब इसमें बी जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का मेथड जानते हैं आप, उसके टेल को इसके हेड से खींचेंगे, और ये भी ध्यान रखना है कि ए से 30 डिग्री के एंगल पर खींचेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपना बी वेक्टर कितना लंबा, 4 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर खींच लिया। ये हमारा बी वेक्टर हो गया 30 डिग्री के एंगल पर। तो ए में बी हमने जोड़ दिया 30 डिग्री के एंगल पर। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिला देंगे और हेड पॉइंट की ओर एरो लगा देंगे, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी ये जो आर वेक्टर आया है ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। इस इक्वेशन से कुछ नहीं होता, बस इक्वेशन हम लिख देते हैं कि यहाँ आर वेक्टर क्या है, ये दोनों का एडिशन है, और यही तो हमें चाहिए था। तो बस इसको स्केल से भी इधर करेंगे, जो भी आ जाएगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। और ये एंगल मेजर कर लेंगे, बता देंगे वेक्टर ए से इतने एंगल पर, तो वो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया जाएगा तो हम लोगों को इस तरह से करना चाहिए। क्या कहते हैं आप, समझ में आया सबको, अच्छे से आ गया? लेकिन ऐसे करेंगे नहीं। ठीक, ये किया तो कलम ऐसे चल जाएगी, गलत, और काले से नहीं चलेगी, रेड कलम चलेगी। ठीक है, तो जरा देखें फिर कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है, गलत क्या हो गया? आप जानते हैं दो वेक्टर के एंगल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको, कि जब दो वेक्टरों की टेल से टेल मिली हो उस समय उनके बीच जो स्मॉलर एंगल होता है वो दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है। और यहाँ उसने बताया था ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो जरा आप चेक करिए कि क्या आपने वास्तव में ए और बी के बीच का एंगल 30 रखा है। यहाँ तो एक के हेड से दूसरे का टेल मिला है। ठीक है, तो एंगल कितना है ए और बी के बीच का, ये कैसे देखेंगे इस फिगर में? इसके लिए टेल कॉमन करें। उसका तरीका बताया था, किसी वेक्टर को उसी डायरेक्शन में आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो ए वेक्टर को सोचिए ऐसे आगे बढ़ा के लाएंगे, जब उसकी टेल यहाँ आ जाएगी ये, तो अब ए और बी की टेल मिल गई,
तो इस समय देखिए ए और बी के बीच का एंगल ये है 120 डिग्री, नहीं सॉरी 150 डिग्री। भाई ये पूरा 180 होगा ना, तो 30 निकल गया 150। तो क्या इस फिगर में ए और बी के बीच का एंगल 30 है? नहीं, वास्तव में ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 150 है। पर उसने तो क्वेश्चन में कहा था 30 है, तो जोड़ना 30 डिग्री एंगल पर था और आपने जोड़ दिया 150 के एंगल पर। ये लास्ट लेक्चर में बिल्कुल आखिरी में मैंने समझाया था और आखिरी में पॉइंट भी बताया था कि याद रखिए इसको डायरेक्ट कि जब किसी वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल मिला होता है तो ये भीतर वाला जो एंगल होता है ये दो वेक्टरों के बीच का एंगल नहीं होता जब आप निकालेंगे प्रोसेस फॉलो करके। प्रोसेस क्या है? दोनों की टेल कॉमन करेंगे, बल्कि बाहर से जो एंगल बनता है वो दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है। तो हमने 30 पर जोड़ना था और हमने कितने पर जोड़ दिया? 150 पर, तो ये गलत हो गया। तो जब एंगल दिया जाए तो हमें कैसे जोड़ना चाहिए वेक्टरों को, कैसे ऐड करेंगे, देखिए जरा करेक्ट मेथड क्या है। करेक्ट मेथड ये है कि पहले आप वेक्टर ए खींचेंगे, खींच आप किसी भी डायरेक्शन में सकते हैं, तो हमने हॉरिजॉन्टल खींच दिया क्योंकि ए की डायरेक्शन दी नहीं गई। अब इसमें बी जोड़ना है 30 पर। जब एक वेक्टर को दूसरे में किसी एंगल पर जोड़ना हो तो आप क्या किया करें, पहले वाले वेक्टर को डॉटेड आगे बढ़ा लिया करें थोड़ा। डॉटेड आगे बढ़ाने का मतलब समझ रहे हैं? एक तरीके से ये वही प्रोसीजर है कि हम इसकी टेल को यहाँ अगर ले आए, ठीक, तो थोड़ा डॉटेड आगे बढ़ा लीजिए और फिर यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो इधर से नहीं, इस डॉटेड लाइन से बनाइए, क्योंकि जब एक के हेड से दूसरे का टेल मिला होता है तो भीतर वाला नहीं बल्कि बाहर वाला कोण दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो इधर से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बी वेक्टर खींच देंगे अपना, वो आप 30 डिग्री का एंगल मेजर करके बना लेंगे। हम यहाँ मेथड केवल सिखा रहे हैं। ये बी वेक्टर बन गया। इस बार आपने बी जोड़ा है ए में 30 पर, और चेक भी कर सकते हैं आप, इस ए को अगर इतना खिसका के यहाँ ले आए तो ए और बी के बीच का एंगल 30 दिखाई देगा। अब ये करेक्ट है। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाएंगे, हेड पॉइंट की ओर एरो लगा देंगे, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। इसी को हम स्केल से नाप लेंगे, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दोनों को जोड़ने पर जो वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, और ये एंगल नाप लेंगे तो उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। समझ में आई बात सबको? कोई दिक्कत हो बताइए? सबकी समझ में आ गई बात? अच्छे समझ में आया सबको? चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए जितना अभी तक हम लोगों ने समझा इस पर बेस, लास्ट लेक्चर से इस लेक्चर में अब तक जितना समझा, इस पर बेस एक न्यूमेरिकल लगा लें ताकि हमारी जो समझ है वो पक्की हो जाए। ठीक, क्वेश्चन ये है कि एक आदमी है, कोई भी, रामलाल चलो, आज जन्माष्टमी चलो, नंदलाल चलो, ठीक। तो नंदलाल एक आदमी है, ये अपने घर से पहले 30 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है, पूर्व की ओर, और उसके बाद ये 40 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है। 30 किलोमीटर, सर जी बहुत ज़्यादा है, थक जाएगा, थोड़ा कम करो। चलो अच्छा 30 मीटर कर लो, को दया आ गई। तो 30 मीटर ईस्ट की ओर जाता है और उसके बाद वो 40 मीटर नॉर्थ की ओर चला। कह रहा बताइए घर से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप जानते हैं कि विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये एक सदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? एस से, और चूंकि ये सदिश राशि होती है तो उसको वेक्टर से दिखाएंगे। तो ये 30 मीटर, इसको आप मान सकते हो कि ये नंदलाल को हटाओ, यहाँ पे लिख दिया S1 वेक्टर। पहले उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30 मीटर ईस्ट की ओर। दोबारा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 40 मीटर नॉर्थ की ओर। सर जी आज जन्माष्टमी, आपने नंदलाल को हटा दिया। अरे यहाँ लिख दो भाई, ये कृष्ण भगवान थोड़े हैं, ये तो हमारे नंदलाल हैं। उन नंदलाल को कौन हटा सकता है ना? वो तो खुद ही सबको हटा देते हैं। तो S1 30 मीटर ईस्ट की ओर, S2 40 मीटर नॉर्थ की ओर। ठीक, ये दो डिस्प्लेसमेंट, पहले 30 मीटर ईस्ट की ओर गया, फिर 40 मीटर नॉर्थ की ओर गया। पूछा घर से उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट माने दोनों को जोड़ दे, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नहीं जो आप सोचे कि 30 और 40 जोड़ा तो 70 मीटर हो गया, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 70 मीटर हुआ, नहीं। तो निकालते हैं हम लोग वेक्टर मेथड से। तो पहले हम ये वेक्टर खींचेंगे, S1 वेक्टर 30 मीटर लंबा। 30 मीटर लंबा तो सभी कॉपी में नहीं आएगा, इसीलिए आपको लास्ट टर्न पे वेक्टर खींचना सिखाया गया था।
तो अब उस सब चीज़ों का यूज़ होगा जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। किसी ने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा काइनेमेटिक्स का 01, तो कृपया पहले काइनेमेटिक्स का 01 देख लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कोई वेक्टर खींचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके मैग्नीट्यूड को, परिमाण को प्रॉपर स्केल से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्केल ये मान लिया कि लेट 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान ले तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट है S1, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 मीटर, तो आपके स्केल के हिसाब से वो बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। भाई 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो 30 मीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और दूसरा वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है 40 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबे वेक्टर तो आप खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 मीटर का मतलब 3 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर ईस्ट की ओर खींचेंगे। अच्छा, जब ये ईस्ट नॉर्थ की बात होने लगे तो आप डायरेक्शन छोटा सा एक ऐसे बना लिया करिए, यूं छोटा सा ऐसे प्लस का, डॉटेड प्लस का साइन बना लिया आपने, मतलब ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बना ले तो अच्छा है, ठीक। और अब यहाँ से दिखाएंगे हम, पहले 3 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर ईस्ट की ओर खींचेंगे। 3 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर हमने ये ईस्ट की ओर खींच दिया। ये हो गया आपका S1 वेक्टर। अब S2 को इसमें जोड़ना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकाला मैंने, दोनों को जोड़ना है तो उसके हेड को यहाँ से किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की तरह ऊपर की ओर, तो कितना लंबा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर लंबा वेक्टर नॉर्थ की ओर बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री पे बना दिया हमने। ये हमारा S2 वेक्टर हो गया। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाएंगे और हेड पॉइंट की ओर एरो लगाएंगे। ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको स्केल से नाप लीजिए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसको वापस स्केल से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ में आई बात, ठीक। तो इसको स्केल से नापिए। हालांकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं किसी वेक्टर की लेंथ नापेंगे तो क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड। मैं इधर कर देता हूँ, देखिए। तो S वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, और लेंथ अंडर रूट ये कितना लंबा बनाया था 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 5 सेंटीमीटर आया। S का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी परिणामी विस्थापन 5 सेंटीमीटर है। और 5 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल है किसके, 10 मीटर के। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल होगा कितने के, 50 मीटर के। इसका मतलब उसका अपने घर से जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नंदलाल अपने घर से 50 मीटर विस्थापित हुआ है, 50 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। और खुद देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये दूरी 50 मीटर ही तो होगी, तो उसका अपने घर से जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी अगर बताना चाहते हैं आप तो ये एंगल नाप लीजिएगा, ठीक है। ये एंगल नापेंगे आप तो ये 53 डिग्री आएगा, ठीक है। नाप लेंगे तो 53 डिग्री आएगा। ये विशेष तरह का ट्राइंगल होता है 3, 4, 5 वाला, तो ये एंगल 53 डिग्री आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि पूर्व से 53 डिग्री नॉर्थ की ओर, 53 डिग्री टुवार्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है भाई। पूर्व से 53 डिग्री किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, ठीक। तो आप बता देंगे कि नंदलाल का परिणामी विस्थापन 50 मीटर हुआ है, पूर्व से 53 डिग्री उत्तर की ओर। क्लियर है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट बताया, उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपने केवल ये नहीं बताया कि उसका विस्थापन 50 मीटर हुआ है। अब 50 मीटर मतलब वो इधर गया 50 मीटर, या इधर गया या इधर गया। तो आपने बताया ईस्ट से 53 डिग्री नॉर्थ की ओर, ये उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन सबको? एक क्वेश्चन मैंने बता दिया ताकि आप इसका यूज समझ सकें। सबकी समझ में आ गई बात? ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये जो ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम लोगों ने पॉलीगन मेथड तो सीखा। ट्राइंगल मेथड का मतलब वही पॉलीगन मेथड होता है, ठीक। अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन माने वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होती है पैरेललोग्राम मेथड, इससे केवल हम 2 ही वेक्टरों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। थ्योरी में इसका काफ़ी यूज़ है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाते हैं अगर, ठीक है, तो हम लोग हमेशा अपना वही हेटेल मेथड ही यूज़ करते हैं, ठीक।
इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और उससे केवल 2 ही वेक्टर जोड़ सकते हैं। अब 3 जोड़ने हैं तो फिर वापस उस मेथड में जाओ, ठीक। लेकिन आना तो चाहिए। ये ला क्या कहता है? ये ला ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एडजेसेंट माने आपस में जुड़ी, संलग्न भुजाएं, ठीक। यदि कोई 2 वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित हो तो इनका परिणामी माने वही योगफल, रिजल्टेंट, ठीक है, उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। आप जानते हैं चतुर्भुज का 2 विकर्ण होते हैं, उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उस बिंदु से खींचा जाता है जिस बिंदु से दोनों वेक्टर मिलते हैं। अगर कोई 2 वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो डायगोनल उस पॉइंट से खींचा जाएगा जिस पॉइंट पर ये दोनों वेक्टर मिलते हैं या जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर खींचे गए हैं। जरा देखिए फिगर में देखिए, ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम PQST है और वेक्टर A और वेक्टर B इस पैरेललोग्राम के देखिए 2 एडजेसेंट साइड, 2 संलग्न भुजाएं PT और PQ, ये दोनों आपस में जुड़ी हैं P पॉइंट पर। तो वेक्टर A और वेक्टर B इस चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं हैं। अगर वो कहता है कि अगर कोई 2 वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं हैं, तो इनका रिजल्टेंट वो डायगोनल होगा। देखिए यहाँ 2 डायगोनल हैं, एक ये है एक ये है, तो कहता है इनका रिजल्टेंट वो डायगोनल होगा जो उस पॉइंट से खींचा जाता है जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिलते हैं। तो ए और बी कहाँ मिलना है? बी पर। तो यहाँ से खींचे जाने वाला जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये आर वेक्टर होगा और आर वेक्टर बराबर होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। इसको नाप लीजिए, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब वेक्टर ए से इसका एंगल नाप लीजिए, मान लीजिए अल्फा आया, तो आप लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर है। या आप इधर से भी एंगल नाप सकते हैं और आप मान लीजिए इधर से बीटा आ गया तो आप लिख सकते हैं वेक्टर बी से बीटा एंगल पर है। डायरेक्शन बतानी किसी भी एक तरफ से बता दीजिए आप। और इसको भी अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल मेथड ही तो बना हुआ है। ये वेक्टर बी है और इसके बगल में देखिए अगर ऐसे एरो लगा दें तो ये भी तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वेक्टर बी है तो ये भी तो वेक्टर बी होगा ऐसे। तो ए वेक्टर बी वेक्टर यही तो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको समांतर चतुर्भुज। यदि कोई 2 वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं से निरूपित हो रहे हैं तो इनका परिणामी वो विकर्ण होता है। विकर्ण 2 होते हैं तो खाली विकर्ण नहीं कहेंगे, वो विकर्ण होता है जो उस बिंदु से खींचा जाता है जिन दोनों वेक्टर मिलते हैं। If 2 vectors are represented the adjacent sides of a parallelogram, then their resultant will be the diagonal drawn from that point where both the vectors are meet, जहाँ से दोनों वेक्टर मिलते हैं। क्लियर हो गया आपका? चलिए, तो ये तो मैंने आपको मेथड बता दिया, ठीक। अब इस मेथड के आधार पर हम जोड़ेंगे कैसे वेक्टरों को, ठीक। अच्छा, चूंकि इस मेथड में, की और ध्यान रखिए, इस मेथड में हम दोनों के टेल से टेल मिला के खींचते हैं। इसलिए इस मेथड में अगर 2 वेक्टरों के बीच का एंगल दिया जाए तो यही 2 वेक्टरों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो जो हेड टेल मेथड में डॉटेड आगे बढ़ाना पड़ता था, इसमें डॉटेड आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वही एक क्वेश्चन मैं ले लूँ जो मैंने उधर बताया था अभी पीछे आपको, कि एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर है और इनके बीच का एंगल 30 है और हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से इसको निकालने जाते हैं तो पहले ए वेक्टर खींचते, कितना लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा, किधर की ओर, 5 सेंटीमीटर लंबा, हमने हॉरिजॉन्टल में बना दिया, किसी भी डायरेक्शन बना सकते हैं। अब चूंकि इस पैरेललोग्राम मेथड में हम लोगों को क्या करना है, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से खींचने हैं, यह हेड टेल मेथड नहीं है। तो बी वेक्टर हमें यहीं से खींचना है, यानी टेल से टेल मिलाकर, तब तो यही 2 वेक्टर बीच का एंगल हो जाएगा ना। तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बी वेक्टर हमने खींच दिया 4 सेंटीमीटर लंबा। स्केल से आप सीधी लकीर खींच लेंगे, ये बी वेक्टर आ गया।
तो पहला काम, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से खींच लीजिए। मान लीजिए ओ पॉइंट है, यहां से खींचिए दोनों वेक्टर। उसके बाद इन दोनों साइड्स को देखते हुए अपना पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज पूरा करिए। कैसे पूरा करेंगे? इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रा करेंगे, पैरेलल लाइन खींचना आपको 9 10 में सिखाया गया होगा, और इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। और अब इसका ये डायगोनल, ये डायगोनल हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ये डायगोनल जो है, तो आपको क्या करना है, मेथड कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से खींचिए, फिर दो साइड जो बन गए इनको देखते हुए पैरेललोग्राम पूरा करिए। इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा करिए, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा करिए। जब पैरेललोग्राम बन गया, क्या नाम देते हैं इसको? ओ पी क्यू एस मान लीजिए। अब रिजल्टेंट कौन होगा इन दोनों का? वो डायगोनल, रूल क्या है? वो डायगोनल जो उस पॉइंट से खींचा है जिसमें पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिलते हैं। तो दोनों वेक्टर ऊपर मिलते थे, यहाँ से खींचा गया डायगोनल, रिजल्टेंट हो जाएगा। बस ये आपका आर वेक्टर आ गया। यहाँ आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। इसी को स्केल से नाप लेंगे तो वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो जाएगा, और ये एंगल नाप लेंगे तो वेक्टर ए से डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर हो गया मेथड आपको? पैरेललोग्राम मेथड क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज यहां पर और भी जाननी है आपको, और वो है ये है कि इस पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट कौन होता है? डायगोनल होता है। डायगोनल इन दोनों साइड्स के बीच से जाता है, ठीक बीच से नहीं जाता, मतलब इन दोनों के बीच से जाता है। रूल ये है कि रिजल्टेंट जो होता है ये हमेशा उस वेक्टर के ज़्यादा क्लोज होता है जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बड़ा हो। यानी अगर ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी वेक्टर से, मान लो ए वेक्टर 5 है और ये 4 है, जैसे यहाँ पर था, तो अगर ए वेक्टर बड़ा है बी से तो रिजल्टेंट ए के ज़्यादा पास होगा। ए के ज़्यादा पास होने मतलब ए से इसका एंगल कम होगा, तब अल्फा इज लेस देन बीटा। ए के जब ये ज़्यादा पास होगा ऐसे, ठीक है, बीटा से, तो बी से ज़्यादा बड़ा कोण बना रहा होगा। इसके उल्टा अगर मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है बी से, यानी अब कौन बड़ा है? बी वेक्टर बड़ा है। बी वेक्टर बड़ा है तो रिजल्टेंट बी के ज़्यादा पास होगा। बी के ज़्यादा पास होने के बाद बी से उसका एंगल जो है वो कम होगा, यानी इस बार अल्फा बड़ा होगा बीटा कम होगा। तो रूल क्या है? रिजल्टेंट इस मेथड में दोनों बड़े वेक्टर के नज़दीक से जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं मान लीजिए सर जी कोई वेक्टर बढ़ाना हो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में क्या हो? इक्वल हो, तो अगर ए और बी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट इनके ठीक बीच से जाएगा। यानी अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो उसको बाइसेक्ट करेगा दोनों तरफ से 30-30, यानी उस केस में अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा के। और इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। कई बार एक केस बनता है कि दोनों वेक्टर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में बराबर है तो हम कहते थे रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम मेथड आपके नोट्स में दिया गया है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपका वेक्टरों को जोड़ने का ग्राफिकल मेथड जो है, ग्राफी विद जो है वो कंप्लीट कर दी है, ठीक। अब इसको आप इसके बाद अब इसको देखते हैं हम लोग, इसका एनालिटिकल मेथड देखते हैं। अगर कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, जिसके पास नोट्स ना हो तो वो ले सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर वेक्टरों को जोड़ने का एनालिटिकल मेथड क्या होता है। एनालिटिकल मेथड है ना विश्लेषणात्मक विधि। इसमें हम लोग को फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे और उसी फार्मूले से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसका, आप जानते हैं रिजल्टेंट एक वेक्टर ही होता है भाई, दो सदिश को जोड़ोगे सदिश ही आएगा। अब वेक्टर होता है तो कोई वेक्टर हमें पता लग गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें पता लग गया, ऐसा हम कब बोलेंगे? जब हमें उसकी डायरेक्शन पता हो और उसका मैग्नीट्यूड पता हो। भाई वेक्टर में दो ही चीज़ होती है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन यानी दिशा पता होनी चाहिए, ठीक। तो हमें दो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर, हमें इसके परिमाण और दिशा निकालने का फार्मूला निकालना है। तो चलिए हमने मान लिया कि कोई दो वेक्टर ए और बी हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है। तो पहले हमने जो भी आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया था उससे हम इसका रिजल्टेंट दिखाते हैं। तो दो वेक्टर को जोड़ने का जो पैरेललोग्राम मेथड बताया था उसी से दिखा रहे हैं। हमने दिखाया कि एक ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। स्केल से आप सीधी लाइन खींच लीजिएगा,
बिना स्केल के एग्जैक्ट सीधी नहीं बनती है। तो ये दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच का एंगल थीटा दिया गया है। ये एक ही पॉइंट से मैंने खींच दिए। अब इन दोनों साइड्स को देखते हुए, मान ली ओ पॉइंट से खींचे, अब इनको देखते हुए हम पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं। इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा की और इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा की, तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया। पैरेलल लाइन खींचना आपने हाई स्कूल में सीखा है। मान लीजिए इसको कोई नाम दे देते हैं ओ पी क्यू एस। तो आप जानते हैं जो पैरेललोग्राम बना है, चतुर्भुज जो बना है, वेक्टर ए और बी इसकी दो संलग्न यानी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो नियम के हिसाब से इनका जो रिजल्टेंट होगा ए और बी का, वो ये डायगोनल हो जाएगा। अभी हमने पढ़ाया था आपको। तो ये डायगोनल जो है ये रिजल्टेंट होगा और हमें इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लेंथ पता करना, ठीक। तो इसकी लेंथ पता करने के लिए हमने क्या किया, ये जो वेक्टर ए है इसको डॉटेड आगे बढ़ाया और क्यू पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर जो है ये टी पॉइंट पर गिरता है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। भाई ये और ये लाइन पैरेलल है ना, थर्ड लाइन इसे कट कर रही है, सिमिलर एंगल से संगत कोण बराबर होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाकर हम ये ओ क्यू निकाल सकते हैं। ये ओ क्यू उसका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है, ठीक। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल ओ क्यू टी ट्राइंगल में ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ एस स्क्वायर, सॉरी पहले हम आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर होगा ओ क्यू प्लस ओ टी, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर, सॉरी ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। वही मैं कहूँ कुछ गलत लिख रहा हूँ। ओ क्यू स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक। अच्छा ओ टी को हम लोग ओ एस प्लस एस टी लिख सकते हैं। देखिए ओ से एस से टी तक जाइए, ठीक। तो ओ टी को हमने तोड़ के लिख दिया इसको ओ एस प्लस एस टी और उसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिगर से देख सकते हैं कि ओ टी डिस्टेंस बराबर होगी ओ एस प्लस एस टी के, और फिर ये प्लस क्यू टी स्क्वायर हमने उतार लिया। अब देखिए ओ एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ओ एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस 2 ओ एस एस टी होगा। ये तो इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस क्यू टी स्क्वायर लिख दिया हमने क्यू टी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर के। ये भी तो एक छोटा सा समकोण त्रिभुज है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक। तो एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर की जगह क्यू एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर आ गया ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 ओ एस एस टी। अब देखिए इसमें किसकी किसकी वैल्यू हमें पता है। ओ क्यू क्या है, वेक्टर आर की लंबाई है। किसी वेक्टर की लंबाई यानी उसका मैग्नीट्यूड, तो आर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, केवल आर लिख देंगे, ऊपर से एरो हटा देंगे, तो यानी ये पता है। ऐसे ही ओ एस क्या है, वेक्टर ए की लेंथ यानी ए का परिमाण, तो केवल ए लिख देंगे। क्यू एस क्या है, ये क्यू एस जो है ये इस ओ पी के बराबर होगा, तो क्यू एस की जगह ओ पी लिखेंगे, और ओ पी क्या है, ओ पी वेक्टर बी है,
बी की लंबाई है। अगर कोई पूछे ओपी क्या है तो आप ये नहीं कहेंगे वेक्टर बी है, ओपी का मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यानी ये वेक्टर बी की लेंथ है, लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो एक तरह से ये भी पता है, ठीक। वो बता ही मैंने। एस टी क्या है? एस टी हमें नहीं पता ये क्या है, तो इस एस टी की वैल्यू निकालने के लिए इधर अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल क्यू एस टी, इसमें अगर हम देखें इसका कॉस ले लें तो कॉस थीटा इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू एस। तो यहां से एस टी इक्वल टू आ जाएगा क्यू एस कॉस थीटा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? एस टी इक्वल टू क्यू एस कॉस थीटा आ गया। तो ये एस टी इक्वल टू क्यू एस कॉस थीटा आप उठाकर यहां पे रख दीजिए और देखिए क्या आ जाता है। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 ओ एस, और एस टी की जगह लिख देंगे क्यू एस कॉस थीटा, ठीक। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। ओ क्यू क्या है? एक काम और करिए अभी, क्यू एस की जगह इस साइड की लेंथ इसके बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ क्यू एस जहाँ जहाँ लिखा है उसकी जगह ओ पी लिख दीजिए। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एस स्क्वायर और क्यू एस की जगह ओ पी का स्क्वायर प्लस 2 ओ एस ओ पी कॉस थीटा। और अब ओ क्यू क्या है? वेक्टर आर की लेंथ। वेक्टर आर नहीं कहेंगे, वेक्टर बोलते हैं उसमें दिशा भी शामिल है, और हमें यहाँ केवल इसकी लंबाई से मतलब है, ठीक। तो ओ क्यू क्या है? वेक्टर आर की लंबाई यानी आर का परिमाण। तो कैसे लिखेंगे? केवल आर लिख दिया। ऐसे ही ओ एस क्या है? वेक्टर ए की लंबाई यानी ए का परिमाण। ओ पी क्या है? वेक्टर बी की लंबाई यानी बी का परिमाण। 2 ओ एस वेक्टर ए का परिमाण, ए की लंबाई, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। इसका रूट ले ले तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये दो वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर था, ये उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आ गया, इसका रूट। तो दो वेक्टर ए और बी हमें पता है, पता होने का मतलब होता है उनके परिमाण पता है, उनकी डायरेक्शन पता है। तो अगर कोई दो वेक्टर हैं, उनके परिमाण हमें पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो इस फॉर्मूले से उनका जो रिजल्टेंट होगा हम उसका मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हमें पता लग गया ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वेक्टर हमें पता लग गया तभी हम कहेंगे जब हमें उसकी डायरेक्शन भी मिल जाए। अभी तो परिणामी का परिमाण निकल आया, कुछ नहीं किया, बस खाली इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर ओ टी को तोड़ के लिख दिया ओ एस प्लस एस टी। ओ टी को तोड़ के ओ एस प्लस एस टी लिखा तो उसका स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक। होल स्क्वायर कर दिया यहाँ से यहाँ तक, फिर एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर लिख दिया। फिर क्यू एस की जगह हम लोग ओ पी लिख सकते हैं, लेकिन एस टी की वैल्यू नहीं पता है, तो ये एस टी की वैल्यू हमने इस ट्राइंगल से इसका कॉस लिया, तो कॉस थीटा इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू एस को उधर ले आओ तो एस टी इक्वल टू क्यू एस कॉस थीटा आ गया। एस टी की जगह क्यू एस कॉस थीटा लिख दिया और क्यू एस बराबर ओ पी है तो क्यू एस की जगह ओ पी हमने लिख दिया। बाकी अब इस इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं सब हमें पता है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आ गया। इससे हम लोग अपने सवाल करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक। अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है। अगर मान लें कि वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डायरेक्शन निकालूं। ठीक, परिमाण तो पता कर लिया, अब दिशा भी तो पता करनी है। तो अगर मान लें कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से अल्फा एंगल पर है, तो tan अल्फा इक्वल टू, इसका tan लेंगे इस ट्राइंगल में, इसका tan, तो क्यू टी अपॉन ओ टी, क्यू टी अपॉन ओ टी, ओ टी को फिर से तोड़ लेंगे हम लोग ओ एस प्लस एस टी में। एस टी की वैल्यू तो हमें पता है क्यू एस कॉस थीटा, जैसे एस टी की वैल्यू निकाली ऐसे देखो क्यू टी जो है ये भी हमें नहीं पता है क्या है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम इसका साइन ले लें, साइन थीटा, ठीक,
मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम इसका साइन लेंगे, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्यू टी अपॉन क्यू एस हो जाएगा, और यहां से क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी क्यू टी इक्वल टू क्यू एस साइन थीटा। तो क्यू टी की जो वैल्यू आ रही क्यू एस साइन थीटा वो हम यहां रख देंगे और एस टी की वैल्यू भी रख देंगे। तो tan अल्फा इक्वल टू क्यू टी की जगह लिखा क्यू एस साइन थीटा, ओ एस तो वेक्टर ए ही है, एस टी की जगह हमने पहले से निकाल रखा है क्यू एस कॉस थीटा, क्यू एस कॉस थीटा। फिर बताया क्यू एस की जगह हम लोग ओ पी लिख सकते हैं, क्यू एस बराबर है ओ पी के, तो ओ पी साइन थीटा अपॉन ओ एस प्लस ओ पी कॉस थीटा। अब इसमें ओ पी और ओ एस रख दो, बस काम आपका हो गया। tan अल्फा इक्वल टू ओ पी क्या है, वेक्टर बी की लंबाई यानी बी का परिमाण, तो केवल बी लिख दिया, ऊपर से एरो हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाता है। ओ एस वेक्टर ए की लेंथ यानी ए का परिमाण, परिमाण कैसे दिखाएंगे, या तो मॉड लगाएं या ऊपर से एरो हटा दें, फिर बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आ गया, ठीक। tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये यहाँ से जब अल्फा निकालेंगे तो अल्फा रिजल्टेंट वेक्टर का किससे एंगल होगा, वेक्टर ए से, यानी दो वेक्टरों में से जिसके साथ हमें डायरेक्शन निकालनी हो, ए की वो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। देखिए अल्फा की कहाँ से एंगल है, बी से है क्या, नहीं ए से है, तो याद रखिए tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा फॉर्मूला है। और यहाँ पर अल्फा जो निकलेगा वो हमेशा बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितने एंगल पर है, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं, इस पर बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कि दो वेक्टर ए और बी के परिमाण जो है वो 3 और 4 मात्रक हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है, परिमाण कैसे दिखाएंगे, या तो मॉड ले लीजिए या केवल ए लिख दीजिए। वो 3 मात्रक है, 3 यूनिट, मात्रक बोला हो सकता है सेंटीमीटर हो, न्यूटन हो, पता नहीं क्या है ये वेक्टर, ठीक। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड हो सकता है, तो आगे लिख दिया यूनिट। और एक वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 4 यूनिट है। कह रहा है इनका जो रिजल्टेंट है, ए और बी का रिजल्टेंट मान लिया आर से दिखाएं, तो कह रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी मॉड आर लिखिए या केवल आर, ये √37 है। तो कह रहा है बताइए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो कह रहा है अगर दो वेक्टर ए और बी के परिमाण या मैग्नीट्यूड जो है 3 और 4 यूनिट हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 37 है रूट, तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है और हमने अभी पढ़ा है कि दो वेक्टरों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आर इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। आर क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो √37 दिया है, लिख दिया यहाँ √37 √a², a यानी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, b का परिमाण 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 2 3 × 4 और आगे cos थीटा। अब इसका स्क्वायर कर ले, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, इधर आएगा 37, 25 प्लस 24 cos थीटा, 25 इधर घटा दीजिए जा करके, ठीक। कितना बचेगा 12, 24 cos थीटा, 24 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, इसका मतलब थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। तो पता लग गया कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हमने निकाल लिया कि 60 डिग्री है। समझ आई बात, ठीक। तो ये क्वेश्चन था आपका, निकालना क्या था, बीच का एंगल निकालना था इनके बीच का, और ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक। नोट कर लीजिए आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने।
तो चलिए अब ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें जो मैंने एनालिटिकल मेथड बताया था, ठीक है, ग्राफिकल मेथड तो दिया ही नहीं गया नोट्स में, वो तो आपको याद रखना है। अगर आपने रफ में नोट कर लिया तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। एनालिटिकल मेथड दिया गया है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मेरे नोट्स आपके पास हैं, तो ये पेज नंबर शायद 5 में दिया गया है, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये पेज नंबर 6 में दिया गया, यानी लास्ट में दिया गया। तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।